मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैं मुश्ताक अहमद वानी सदर शोबा उर्दू बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी जम्मू व कश्मीर आपकी खिदमत में अपनी एक कहानी यहाँ और वहाँ पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप इस कहानी को गौर से सुनेंगे। बेटे, एक बार मेरी बात मान ले, कामयाब रहेगा। मेरे 4 बेटों में तू सबसे ज़्यादा ज़िद्दी है। ज़िद्दी आदमी अक्सर परेशान रहता है। अब की बार ये तेरा 13वां इंटरव्यू है। ये ऋषि मुनियों और पैगंबरों का ज़माना नहीं है, बल्कि आजकल के दौर में तो हर चीज़ और हर मामला बाजारी हो गया है। तू कई बरसों से अपनी जहानत, मेहनत, सलाहियत और काबिलियत की बुनियाद पर अपना मकाम और मर्तबा हासिल करना चाहता है, लेकिन हर बार रिश्वत और सिफारिश से नालायक किस्म के लोग ऊंचे ओहदों पर फाइज हो जाते हैं। लिहाजा इस बार मेरी बात मान ले। आदिल के माथे पे अपने बाप कमरुद्दीन की बातें सुनकर शिकने सी उभर आईं। बाप के अदब व एहतराम का ख्याल करते हुए वो बोला, पापा, क्या आप ये नहीं जानते कि रिश्वत देने और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं? मुझे अल्लाह पे कामिल भरोसा है कि एक दिन ज़रूर मुझे मेरा हक़ अल्लाह दिला देगा, क्योंकि अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। कमरुद्दीन अपने बेटे की बातें सुनकर रंजीदा होने के साथ साथ पशेमां भी हुए। उनसे चुप नहीं रहा गया। कहने लगे, अरे बेटे, इस तरह तुझे सरकारी नौकरी मिलने से रही। तेरी शादी की उम्र निकलती जा रही है और तू अजीब किस्म की उम्मीद लगाए बैठा है। मैं तेरी सरकारी नौकरी के लिए बैंक से 7 लाख रुपए कर्ज ले सकता हूँ, मगर तू रुपए देकर नौकरी खरीदने के लिए तैयार तो हो? पापा, बिल्कुल नहीं, मैं किसी भी सूरत में ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। आदिल ये कहते हुए घर से बाहर निकल गया। उसके दोस्त बाहर खड़े उसका इंतज़ार कर रहे थे। वह हर रोज़ 4 बजे के बाद उनके साथ शहर के स्टेडियम में क्रिकेट खेलने जाता था। वो नहायत ज़हीन और मेहनती था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में PhD के अलावा नेट और JRF के इम्तहानात पास कर चुका था। 10 किताबों का मुसन्निफ़ था। अमेरिका और जर्मनी में उसकी किताबों पर रिसर्च हो रही थी। मुतवस्त घराने से उसका ताल्लुक़ था। आदिल के वालिद कमरुद्दीन एक स्कूल टीचर की हैसियत से रिटायर्ड हो चुके थे। आदिल के 3 भाई और 2 बहनें थीं। तीनों भाई सरकारी मुलाजिम थे और बहनें ग्रेजुएशन कर चुकी थीं। आदिल सरकारी नौकरी के लिए परेशान था और उसके अब्बा उससे इस बात पे नालां थे कि वो वक्त और हालात की नब्ज़ नहीं पहचानता है। अब की बार उसने फिर एक दानिशगाह के शोबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए फार्म भरा था। इंटरव्यू कार्ड घर में आ चुका था। उसमें ज़रूरी हदायत के अलावा इंटरव्यू की तारीख, वक्त और मकाम दर्ज था। आदिल दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत कर रहा था। इंटरव्यू से 2 दिन पहले उसके दिलो दिमाग पे मुक़द्दर और रिश्वत की अजीब कशमकश सवार हुई। इंसान को ढंग, तरीके और उसूल ज़ाबितों के मुताबिक जीना आए तो ज़िंदगी एक सुहाना सफ़र बन जाती है, और जब फितरी ज़ाबितों की परवाह न करते हुए इंसान दुनिया में जीता है तो परेशान रहता है। आदिल उसूल परस्त था। वक्ती तौर पर अगरचे वो सरकारी मुलाजमत के लिए परेशान था, लेकिन उसका दिल बहुत हद तक मुतमईन भी था। वो ये जानता था कि अय्यारी, मकारी, गद्दारी और फरेबकारी की उम्र लंबी नहीं होती है। उसने सुन रखा था कि जिस दानिशगाह में वो असिस्टेंट प्रोफेसरी का इंटरव्यू देने जा रहा है, उस दानिशगाह का शेखुल जामे नहायत ईमानदार, नेक सीरत, खुश अखलाक और अदल व इंसाफ का मालिक है। आदिल ने अपने तमाम तालीमी दस्तावेज़ात, अपनी तसानीफ़, इनामात व एजाज़ात की एक तवील फहरिस्त को तरतीब से रखा और दूसरे दिन इंटरव्यू देने चला गया। उम्मीदवारों की एक खासी तादाद वहाँ मौजूद थी। सब्जेक्ट के माहिरीन किस उम्मीदवार से क्या कुछ सवालात पूछेंगे, हर उम्मीद इस बार इसी तशवीश में था। और जब कोई उम्मीदवार इंटरव्यू हाल से बाहर आता तो बकिया उम्मीदवार उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते। वो अपना हाल बयान करता, कुछ को तसल्ली होती और कुछ परेशान हो जाते। जब आदिल का नंबर आया तो खुदा का नाम लेकर इंटरव्यू हाल में दाखिल हुआ। शेखुल जामे एक पुरवकार और मतीन शख्सियत मालूम हो रहे थे।
सब्जेक्ट माहिरीन के अलावा गवर्नर की जानिब से भी एक मुशाहिदाकार मौजूद था। 50 मिनट तक आदिल का इंटरव्यू हुआ। सब्जेक्ट माहिरीन शक्ल सूरत और तर्ज तकल्लुम से मोमिनाना मालूम हो रहे थे। उससे मुश्किल तरीन सवालात पूछे गए जिनका उसने तसल्ली बख्श जवाब दिया। उसकी जहानत, काबिलियत और इल्मी इस्तेदाद से तमाम सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान हैरान और मुतमईन हुए। कुछ दिन के बाद आदिल को ये खुशखबरी सुनने को मिली कि उसकी सिलेक्शन हो चुकी है। वो खुशी के मारे फूले नहीं समाया। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन था। पूरे ख़ानदान के लोगों ने उसे मुबारकबाद देने के साथ उसका मुंह भी मीठा करवाया। मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सएप और फेसबुक पर उसके कई दोस्त व अहबाब ने उसकी कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। फिर जिस दिन उसे आर्डर मौसूल हुआ तो उसकी माँ हंसती मुस्कुराती हुई उससे झपट के गले मिली, लेकिन आदिल इस खुशी के मौके पर रो उठा। माँ अपने लख्ते जिगर के आंसू देखकर मुतहय्यर कुन लहजे में पूछने लगी, मेरे जिगर पारे, मेरी आँखों के तारे, रोना किस बात का? ये खुशी और ये आंसू। इतने में घर के तमाम अफराद आके आदिल के आसपास शशदर से खड़े हो गए। सब हैरान आदिल को टिकटिकी लगाए देखने लगे। जब सब ने बारी बारी आदिल से उसके रोने की वजह पूछी तो उसने कहा, मुझे इस बात पे रोना आया कि इस दुनिया के इंटरव्यू के लिए मुझे कितनी मगजमारी करनी पड़ी। मैंने रातों की नींद हराम की। इंटरव्यू हॉल में जाने से पहले मुझे ये मालूम नहीं था कि मुझसे क्या कुछ सवालात पूछे जाएंगे। इंटरव्यू किस तारीख को है और कहाँ है ये तो इंटरव्यू कार्ड पे दर्ज था, लेकिन मुझसे क्या कुछ सवालात पूछे जाएंगे ये नहीं लिखा था। ये सोच के भी रोना आया कि मरने के बाद कब्र में जो इंटरव्यू शुरू होगा वो सवालात सबको मालूम हैं कि जब फरिश्ते मुझसे पूछेंगे, बता तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरा नबी कौन है, लेकिन कब्र के इंटरव्यू का वक्त और मकाम किसी को मालूम नहीं। मुझे कब्र की वहशत और तारीकी याद आई, फरिश्ते याद आए, दुनिया और आखरत का इंटरव्यू याद आया। इन तमाम बातों ने मेरे अंदरून को हिला के रख दिया। आदिल की बातें सुनकर सबके चेहरों पे मायूसी छा गई और हर एक को अपनी कब्र का इंटरव्यू याद आ गया। शुक्रिया।